Hi everyone, welcome to another lecture of DNA ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसे अभी हम लोग को मालूम है कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था भाई, DNA ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था इसके DNA ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्या पढ़ा था DNA ब्लॉक एलिमेंट्स में? हम लोग ने क्या पढ़ा था कि इसके नाम क्या होते हैं, ये लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, व्हाट दे आर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनका क्या है, ये हम लोग ने पढ़ा था डिटेल में। वो लोग के नाम पढ़े थे, वो लोग के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़े थे, वो लोग के एटॉमिक स्टेट्स वगैरह हम लोग ने पढ़े थे, ठीक है। उसमें पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। वो क्या था भाई, दे लाई फ्रॉम फोर्थ पीरियड। मैंने क्या बताया था, थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड बाय मिस्टेकली हो गया था। तो दे लाई फ्रॉम फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड से वो लोग शुरू होते हैं। फोर्थ पीरियड क्या होता है, कैल्शियम फोर्थ पीरियड में है ना, तो फोर्थ पीरियड के बाद ये फोर्थ पीरियड में ये शुरू हो जाते हैं। ये समझ गया इतना अच्छे से। तो इसके हम लोग पूरे नाम याद किए थे, निमोनिक्स याद किए थे। आज हम लोग व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज we will study about properties or periodic trends. We will study about periodic trends of group 13, 14 group say D block elements. Now in periodic trend we are going to study about atomic size or radii. Secondly, we are going to study about ionic radii. Third, we are going to study about metallic character. Fourth, we are going to study about ionization enthalpy. Fourth, we are going to study about oxidation state. ठीक है। Now after that we are going to study about acidic and basic character. समझ गया? इतना हम लोग एकदम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं एकदम अच्छे से, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज से। तो जैसे ही आप लोग को मालूम है कि इतने सारे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले, एकदम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले अगर मैं बोलूँ एटॉमिक रेडियाई, हाउ कैन यू डिफाइन एटॉमिक रेडियाई? आप एटॉमिक रेडियाई को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। Distance from center to outermost electron. Now, for a normal periodic trend, we know that atomic radii decreases from top to bottom. Atomic radii should decrease from top to bottom. No, sorry. Atomic radii decrease from left to right. Atomic radii decreases from left to right in the periodic table. Now, and increases from top to bottom.
दिस इज फॉर नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड ना, ये नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड है, नॉर्मल ट्रेंड। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ऐसे ट्रेंड फॉलो नहीं करते, कुछ हद तक फॉलो करते हैं, कुछ हद तक फॉलो नहीं करते, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। नाउ व्हाई दिस हैपेंस हम लोग देख लेते हैं जरा। तो कंसीडर करो ये आपका सेंटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये ऑर्बिटल है, तो कंसीडर करो हम लोग पहले ट्रांजिशन सीरीज में, ये आपका है 4s। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं भाई? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 4s? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंसीडर करो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद ये आता है 3d, ये 3d है ना, तो 3d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो कंसीडर करो पहले मेरा 1 इलेक्ट्रॉन। अभी न्यूक्लियस कैन इजीली पुल दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, क्योंकि ये बाहर से तो पुल करेगा ही, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली पुल कर सकता है ना। तो न्यूक्लियर पुल जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होएगा, तो साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? नॉर्मल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई occurs from स्कैंडियम टू क्रोमियम, स्कैंडियम और क्रोमियम तक, मतलब टिल 4 इलेक्ट्रॉन। अभी क्या होता है कि 5वां इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है? तो 5वां इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गर्दी ज्यादा हो गई ना, तो इलेक्ट्रॉन को अभी न्यूक्लियस को क्या करना है? सबको पुल करना है। न्यूक्लियस को क्या करना है? सबको पुल करना है ना। फॉर एग्जांपल 5वां इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, तो 5वें इलेक्ट्रॉन को पुल करना है ना यहाँ पे सबको। अभी मान लो अगर इसको पुल करना है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस को ज्यादा पावर लगेगा, और ज्यादा पावर लगेगा मतलब ये दोनों को कम पुल कर पाएगा ना, क्योंकि ये बाहर वाले हैं। तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। साथ में यहाँ पे आता है शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो ये न्यूक्लियर पुल अब खुद से वो करेंगे ना। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो ये लोग शील्डिंग इफेक्ट दिखाएंगे, तो इसी जो न्यूक्लियर पुल है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कम हो जाएगा। देयरफॉर एटॉमिक रेडियाई रिमेन सेम फॉर, किसके लिए सेम रहेगा? मैग्नीज एंड आयरन, मैग्नीज और आयरन के लिए सेम होएगा। नाउ अगर मेरे पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए मान लो, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते जाएगा ना। तो देयरफॉर फ्रॉम कोबाल्ट टू जिंक एटॉमिक रेडियाई increases slightly। एटॉमिक रेडिया क्या होता है? स्लाइटली इंक्रीज होता है। समझ गए इतना? तो फिर से एक बार बता दे रहा हूं। तो नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड अगर रहता है तो क्या होता? लेफ्ट टू राइट में जाते तो एटॉमिक रेडियस कम होता, टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी नॉर्मल डिक्रीज आएगा। कहाँ तक? स्कैंडियम से क्रोमियम तक। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए तो इलेक्ट्रॉन अंदर और डी में ऐड होते रहेंगे ना। ये तो 4s है बाहर वाला, और ये 3d है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में ऐड होते रहेंगे ना। अगर अंदर वाले में ऐड होते रहे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, फ्रॉम कोबाल्ट टू जिंक। समझ गया? और ये मैग्नीज और आयरन का ऑलमोस्ट सेम रहेगा। समझ गया इतना अच्छे से? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन इसके साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले अंदर वाले को खींचेगा कि बाहर वाले को खींचेगा? पहले अंदर वाले को खींचेगा ना।
समझ गए इतना अच्छे से? आगे बढ़े, आगे बढ़े अभी, ठीक है। तो ये है हमारा नॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड। तो ये तो हमारा लेफ्ट टू राइट हो गया। लेकिन अगर मैं टॉप टू बॉटम में जाता हूं तो टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वहां पे साइज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम of D block due to lengthenoid contraction. Lengthenoid contraction की वजह से साइज डिक्रीज होता है। अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हम लोग लेंथेनॉइड्स पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो अभी तक याद रखना साइज डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम में, ठीक है। आगे बढ़े अभी नाउ, क्योंकि यहाँ पे f ऑर्बिटल भी आता है ना, तो f क्या होता है, n-2 f में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो n-2 f में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट और बढ़ जाता है। शिल्डिंग इफेक्ट और बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइज थोड़ा कम होने वाला रहेगा, क्योंकि f की तो शिल्डिंग इफेक्ट है ही नहीं ना। सबसे ज़्यादा शिल्डिंग पावर s, फिर p, फिर d और फिर f। तो f की शिल्डिंग इफेक्ट होती ही नहीं है, तो साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। आगे बढ़े अभी, एटॉमिक रेडियस समझ गया एकदम अच्छे से? आगे बढ़े अभी, ठीक है। नो, अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने से पहले एक और हम लोग देख लेते हैं, आयोनिक रेडिया। आयनिक रेडिया, तो आयनिक रेडिया का इतना याद रखना, आयनिक का मतलब क्या होता है भाई, वहां पे आयंस के रेडियस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लो तो फिर क्या रेडियस रह जाएगा। तो याद रखना सेम ट्रेंड फॉलो, फॉलोस एस एटॉमिक रेडिया। एटॉमिक रेडिया जैसे ये सेम ट्रेंड फॉलो करता है, ठीक है, इतना याद रखना। नाउ अभी हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने से एक चीज याद रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने के पहले एटॉमिक रेडियस, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस रहेगा उतना कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा, समझा। और उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर रहेगा। और उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर रहेगा। तो ये तो हम लोग को मालूम चल जाएगा। तो क्या होगा कि सबसे पहले अगर मैं बताऊं आयनाइजेशन एंथैल्पी, स्कैंडियम से लेके D1 से लेके D10 तक, तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। साइज मान लो कम हो रहा है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम होएगा, फिर ऐसे ऐसे एटॉमिक आयनाइजेशन करते हैं, समझ गया। लास्ट में साइज कम होते जाता है ना, लास्ट में साइज क्या होता है, थोड़ा बढ़ते जाता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होते रहेगा, समझ गया। इतना याद रखना। सबसे पहले ये मैग्नीज है, फिर आयरन का भी सेम रहेगा, फिर ऐसे कम होते जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होएगा, बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ionization enthalpy decreases, and with decrease in atomic radii ionization enthalpy increases. ionization enthalpy increases. अच्छा, ionization enthalpy होता क्या है? ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. अगर सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. तो जैसे ही एटॉमिक रेडियस कम होएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, और जैसे ही एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा. ठीक है, नाउ अगला कैरेक्टर, अगला मेटालिक कैरेक्टर. जैसे मैंने क्या बोला कि इतना याद रखना, मेटालिक कैरेक्टर में मैं कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. except Hg, mercury, all elements are solid, hard, shows all metallic characters. अभी मर्क्यूरी क्या रहता है, मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, RT. मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. बाकी सब क्या है, सॉलिड है, हार्ड है, इतना हम लोग को मालूम होना चाहिए. तो हम लोग को मालूम है कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक. तो जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शन है ये. और यहाँ पे एक और याद रखना, ऑस्मियम डेंसिटीएस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, ऑस्मियम की. ठीक है, इतना अभी हम लोग ने समझ लिया अच्छे से. आगे बढ़े अभी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी. नाउ अभी हम लोग ने मेटालिक कैरेक्टर पूरा पढ़ा एकदम डिटेल में. तो अभी हम लोग को मालूम है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है भाई, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन. और एक बात याद रखना, IE of D block is between S and P. तो अभी S से क्या होगा, मोर देन S ब्लॉक, लेस देन P ब्लॉक. क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा. ठीक है, नाउ मेटालिक कैरेक्टर भी आप समझ गए अच्छे से. अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो सकता है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है
नेट चार्ज इन or an atom carries. Oxidation state can be negative or positive. तो नेट चार्ज जो एन इलेक्ट्रॉन एन एटम और एलिमेंट जो कैरी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज अच्छा। अभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की खूबसूरती क्या मालूम है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे shows variable oxidation state. Oxidation state, ठीक है, ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट फ्रॉम 0 to +8। मैं पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम 0 to +8। फॉर एग्जाम्पल NiCO निकल कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल, तो निकल टेट्रा कार्बोनिल में क्या है, यहाँ पे निकल का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे 0। तो अभी हमारे पास क्या है, RH हो गया, ऑस्मियम हो गया, इसका +8 होता है, ऑस्मियम का +8 हो गया, 8 तक चले जाता है। यहाँ तक मैग्नीज का +7 तक चले जाता है, क्रोमियम का +6 तक चले जाता है। तो इसीलिए लोग भरपूर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। नाउ इसमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इजी स्टेबल है, तो यहाँ कितना याद रखना, देश ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट क्रोमियम, कॉपर, Ag, Au, all other source +2 as most ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो क्रोमियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये लोग क्या करते हैं, +1 शो करते हैं, बिकॉज 4s1 3d10, इसका 4d10 5d10। तो ये लोग क्या करते हैं कि बस एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एकदम मस्त खुश हो जाते हैं, ठीक है। नाउ अभी ऑस्मियम वाले लोग क्या +8 क्यों शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग जैसे ही नीचे जाते हैं ना, टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर पुल कम होगा। अगर न्यूक्लियर पुल कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकता है बाहर, समझा, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा सकता है, ठीक है। तो ये लोग पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ये लोग डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसमें ऑस्मियम का +8 है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे उसको, तो बाकी सबका +1 है और ये लोग का क्या है, बाकी सबका +2 है और ये लोग का बस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाउ अभी हम लोग देखते हैं पहले जो ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी हो सकता है। तो सबसे पहले ले लो लाइन से हम लोग देखते हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जो ये लोग का जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये लोग का खुद के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा है। जैसे कि 4s2 3d1, तो जाहिर सी बात है ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले बाहर वाला देगा फिर एक दे सकता है। तो यहाँ पे ले लो +2 हो गया।
और इसका क्या होगा, +2 भी आएगा, सबका +2 तो कॉमन रहेगा क्योंकि 4s वाला इलेक्ट्रॉन, और इसका एडिशनल +1 रहेगा। +2। अभी इसका क्या हो सकता है कि ये D1 है ना यहाँ पे, तो क्या हो सकता है भाई, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, समझ गया, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है यहाँ पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, +3। +4, क्योंकि +3 भी दे सकता है और +4, मतलब यहाँ पे D2 आ गया ना, तो ये भी दे सकता है, +4 हो सकता है। यहाँ पे D3 हो गया तो +2 +3 +4 +5। इसका क्या हो सकता है, +2 +3 +4 +5 +6 भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि D4 है और 4s2 है, तो ये 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसका +3 +4 +5 +6 +7, ये मैं बताऊंगा हर एक का कंपाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद +4 +5, ये +6 हो गया, +6, यहाँ पे +3 +4 +5, यहाँ पे +3 +4 +3, और यहाँ पे बस +2, समझा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे वेरी होता है ना, पहले बढ़ेगा और फिर बाद में डिक्रीज होएगा, और मैक्सिमम यहाँ पे पहले जो ट्रांजिशन सीरीज का +7 तक जा सकता है। जैसे कि इसका अगर मैं बताऊँ कि K2Cr2O7 का देखो ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ पे क्रोमियम का क्या है, +6 है, +6 है। अच्छा, इसके बाद क्या, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, CrO3- भी ले लो, +5 में शो करेगा। यहाँ पे देखो जरा, KMnO4 का निकालो जरा ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn का +7 होएगा, और इसका तो बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे लगा सकते हैं। निकल का कभी कभी 0 भी दे सकता है, एग्जाम्पल क्या है, NiCO4, निकल टेट्राकार्बोनिल, या फिर ले लो NiCl4, यहाँ पे +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का, ठीक है। इसके बाद क्या लिख सकते हो, CO का जो क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का भी हम लोग लिख सकते हैं। कोबाल्ट क्या है भाई, Cl3, इसमें क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऐसे ही हम लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। समझ गए इतना अच्छे से, इतने में कुछ डाउट? तो ये अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट फ्रॉम +2 टू +2, तो मैक्सिमम +7 KMnO4 में जाता है, और K2Cr2O7 में +6 तक चले जाता है, ठीक है। इतना अच्छे से समझ गया। नाउ अभी एलिमेंट्स लाइक जैसे मैंने बताया, AU AG और Cr Cu सो +1, और कौन सा भाई, ऑस्मियम सो +8। इतना समझ गया? तो इतना हम लोग को अच्छे से जरा देख लो एक बार, तो यहाँ से बढ़ते जाता है और यहाँ से घटते जाता है, ठीक है। आगे बढ़े अभी, आगे बढ़े अभी, ठीक है। नाउ इतना सबको समझ गया अच्छे से। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए जो जानना जरूरी है। यहाँ पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट compounds mainly forms
आयनिक कंपाउंड। इतना याद रखना, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है वो मेनली आयनिक कंपाउंड बताते हैं, जैसे कि TiCl4 हो गया आप लोग का, तो ये आयनिक कंपाउंड होगा। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे कि K2Cr2O7 KMnO4, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हम लोग को फॉर्म करते हैं। ठीक है ना। और भी कुछ बातें जो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इतना हम लोग को मालूम है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट कंपाउंड। क्योंकि साइज छोटा रहता है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर पूल ज़्यादा रहेगा। इसके बाद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable in acidic medium, while higher oxidation state is स्टेबल इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम क्यों? अगर बेसिक मीडियम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने वाले रहेंगे। बेसिक में लिविस बेस में इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेंगे, ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज़्यादा जगह खाली रहेंगे, उसके में ज़्यादा ऑर्बिटल्स खाली रहेंगे, तो दे कैन अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो इतना याद रखने का, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ठीक है, आगे बढ़े। नो, अच्छा ये भी एक याद रखना टर्म कर्नेल। कर्नेल किसको बोलते हैं हम लोग? व्हेन वी रिमूव एनी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन from metal cation that metal cation known as कर्नेल। ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1 kernel they show variable oxidation state। इतना याद रखने का। ठीक है, तो ये आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा भाई? आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? अच्छा यहाँ पे याद रखना, ये बताओ कि Cu2+ या फिर Cu+ में कौन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए? एक्चुअली ज़्यादा स्टेबल ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे D10 पूरा है ना, 3D10 पूरा है, 4s1 ही है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन स्टेबल सबसे ज़्यादा क्या है? ये है Copper-2+। Copper-2+ ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, बाकी Ti4+ इज मोर स्टेबल देन Ti3+। इतना याद रखना। तो ऐसे ही हम लोग जब इसे MCQ करेंगे ना तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा।
ठीक है, इतना कंसेप्ट पूरा समझ गए मेटालिक कैरेक्टर वगैरह अच्छे से, पक्का? नो, एक और कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आज का वाइंड अप करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? सब्सटेंस कैन बी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फिर फेरोमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, इसका फॉर्मूला क्या है भाई? n+2 बोर्स मैग्नेटॉन Bm, इसकी यूनिट है बोर्स मैग्नेटॉन। बोर्स मैग्नेटॉन। नाउ वेर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिन ऑनली, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी यूनिट क्या है? बोर्स मैग्नेटॉन। नाउ n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ फॉर एग्जांपल ले लो, स्कैंडियम ले लो। स्कैंडियम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1। तो म्यू कैलकुलेट करो भाई। 1+2 मतलब 3, √3 मतलब 1.73। अभी क्या होता है? टाइटेनियम ले लो, टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 2 √ कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 2 + 2 = 4, 2 + 2 4 + 4 = 8, 8 का मतलब 2.82। वैनेडियम का कितना है भाई? 3, तो 3 मतलब 5 + 3 15, 15 का कितना होता है वो कैलकुलेट कर लो। 16 का होता तो 4 मतलब 3.8, इतना होता है। तो ऐसा आपको कोई भी Bm दे देगा, बोर्स मैग्नेटॉन दे देगा, या फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये कैलकुलेट करना रहेगा, या फिर ये दे देगा आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट पहचानना रहेगा, आपको एलिमेंट पहचानना रहेगा। ठीक है, समझ गया इतना अच्छे से? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पढ़ेंगे, जैसे कि KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके प्रिपरेशन, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अगले लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स पे। ठीक है, तो इतना समझ गया? इतना अच्छे से पूरा देखो, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि हम लोग का भी ऐसे बढ़ते जाए, ज़्यादा इंथुजियाज्म और सब और बढ़ते जाए, और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करें। ठीक है, और उसके बाद मैं लिंक में आज जो नोट्स का PDF भेज दूंगा, मैं जहाँ अभी तक जितना हुआ मैं उसका PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो वो नोट्स आप लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।